नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। एग्जिट पोल के नतीजे जैसे ही 30 नवंबर को जारी हुए, देर शाम तक यह स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पक्ष मजबूत है। आज कोई चैनल ये कहने को तैयार नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि झुकाव 10 के 10 सर्वे का कांग्रेस के तरफ है। वो सूची है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इस बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। इससे पहले जो राजनीति को समझते हैं और इस तरह के सर्वे कैसे तैयार होते हैं, और खासकर छत्तीसगढ़ के मामले में 2018 में किस तरह से सर्वे झूठे हो गए थे, इसे लेकर तकनीकी आधार पर बेहद पुष्ट जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। ऐसी 28 सीटें छत्तीसगढ़ की जहां मामला फंसा हुआ है। यदि इसमें से 12 सीटें भी भाजपा को मिल जाती है तो सरकार भाजपा की बन जाएगी। यदि इनमें से कांग्रेस को 15 भी मिल जाएगी तब भी बाजी एकदम उलट जाएगी। ऐसी ही कुछ ढेर सारी जानकारियां मैं आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल उन 28 सीटों की जानकारी से पहले मैं अपने साथ स्टूडियो में आए हुए दशकों तक पत्रकारिता को जीने वाले और इस तरह के सर्वे के एक्सपर्ट, राजनीति के जानकार अनिल मिश्रा जी मेरे साथ हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, उसके बाद अब जो नई जानकारी सामने आई है एकदम अलग जानकारी है। हमारे जो दावे थे वो अपनी जगह है। ग्राउंड पर हमने भी जो सर्वे किया, ढेर सारी जानकारियां जुटाई। अब जो 28 सीटों की चर्चा हो रही है जहां बाजी बिल्कुल पलट सकती है, इस बारे में अंदर खाने की जो बात है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि 5 के 5 संभागों में कैसे हालात हैं। आप इस सर्वे को कैसे देख रहे हैं? देखिए पवन भाई, जो भी एग्जिट पोल आए हैं वो सारे के सारे रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में दिखा रहे हैं, परंतु मैं थोड़ा सा इस बारे में अपना मतभेद रखता हूं कि एग्जिट पोल के जो तरीके हैं वो तरीके इतने परफेक्ट नहीं होते कि एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाए जी। अधिकांश जो सर्वे टीमें हैं, जैसे पिछले बार हुआ था छत्तीसगढ़ में, हाँ, जब पिछले बार अधिकांश जो सर्वे जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे वो रमन सिंह के पक्ष में दिखा रहे थे। एकमात्र जो इंडिया में एक्सिस जो आज तक ने दिखाया था, शायद चाणक्य का भी था, हाँ, और शायद चाणक्य का भी था, कि वो सिर्फ 2 जो सर्वे दिखा रहे थे कि यहाँ कांग्रेस की, और वो भी लैंडस्लाइड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। तो बिल्कुल इस बार भी जो रिजल्ट आए हैं वही रिजल्ट आएंगे, ये कहना थोड़ी सी बेमानी होगी। मैं एग्जिट पोल कैसे होते हैं, एग्जिट पोल के सर्वे कैसे जुगाड़ किए जाते हैं, इस बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि हमारे पास जानकारी है कि जो मतदान करके जो लोग निकलते हैं उनसे एक सीमित दायरे में जाकर जानकारी ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ की खासकर महिला मतदाता जो इस बार सत्ता की कुर्सी तय करेगी और जिन्हें गेम चेंजर माना जा रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या छत्तीसगढ़ के मामले में इस तरह के सर्वे जो पैमाने जो तय किए जाते हैं, क्या वो सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। छत्तीसगढ़ में लगभग 2 करोड़ से ऊपर मतदाता हैं, और उनमें से सिर्फ कुछ हजार वोटरों का राय लेकर एक रिजल्ट पे पहुंच जाना, एक निर्णय पे पहुंच जाना, ये बिल्कुल असंभव सी बात है। और जो सर्वे आजकल जो हम अब तो जानकारी होगी सर्वे किस तरह किए जाते हैं, उसमें बिल्कुल भी वैज्ञानिक तरीके नहीं अपनाए जाते, वही तरीके जो पुरातन पंथी हैं कि लेकिन समझना होगा कि 10 के 10 सर्वे कांग्रेस के पक्ष में है, और हम जो चर्चा कर रहे हैं कि इसकी विश्वसनीयता पे हम जो उंगली उठा रहे हैं उस पर हम क्यों उंगली उठा रहे हैं, क्यों हमारी चर्चा हो रही है, और महिलाओं के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की महिला मतदाताओं के बारे में, उन्हें जानने समझने से पहले आप अपनी स्क्रीन पर इन 10 सर्वे को गौर कीजिए जिसे आप देख पा रहे हैं। आज तक एग्जिट माई इंडिया, जैसे आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस को 40 से 50, भाजपा को 36 से 46 और अन्य के खाते में 1 से 5। एबीपीसी वोटर जैसे आप देख पा रहे हैं 40-53, भाजपा का 36-48, 0-4, बाकी अन्य के खाते में। न्यूज 24 टुडे चाणक्य 57, कांग्रेस को 33, भाजपा को अन्य के खाते में 0। ऐसे ही बाकी और भी हैं, इंडिया टीवी, जन की बात, रिपब्लिकन, मैट्रिज, TV9, पोर्ट्रेट, टाइम्स नाउ, ETG, रिपब्लिकन, पी मार्क और दैनिक भास्कर। इसे आप लाइन से देख पा रहे हैं। ये 10 सर्वे हैं, और 10 के 10 सर्वे जो बता रहे हैं कि कांग्रेस का पलड़ा मजबूत है। इसमें यदि आप गौर करेंगे, आज तक एक्सिस माई इंडिया ये सर्वे और इसके अलावा एबीपीसी वोटर जो कि मैजिक नंबर है 46 से कुछ आगे भाजपा को बता रहा है, दोनों ही 36 और 46 और 36 और 48 बता रहे हैं। यानी आज तक और एबीपी की जो एजेंसियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मैजिक नंबर दे भी रही है और नहीं भी दे रही है।
और कांग्रेस को कहीं ना कहीं यहाँ कुछ पीछे दिखाया जा रहा है। इसके अलावा पूरे के पूरे जितने चैनल हैं, जितने एजेंसियां हैं, सभी कांग्रेस के पक्ष में बता रही हैं। तो अनिल जी, क्या ख्याल है आपका इन सर्वे के बारे में जो बताए गए? पवन जी, आपने जो 10 जो सर्वे दिखाया है आपने, जो कल प्रसारित हो चुके हैं विभिन्न टीवी चैनलों पे, वो हम उससे बिल्कुल भी उसको चैलेंज करने की नहीं करते, परंतु हमारे पास भी कुछ जानकारियां हैं जो 90 के 90 सीटों की जो अंदरूनी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास भी कुछ है। उन जो जानकारियां हमारे पास है उस पर गौर करें तो जो विभिन्न चैनलों ने जो कांग्रेस के पक्ष में सर्वे दिखाया है उससे बिल्कुल अलग उलट रिपोर्ट हमको नजर आ रही है। जो 28 सीटों की बात हो रही है जिसमें नेक टू नेक फाइट बताई जा रही है, यदि इसमें से 28 में से 12 भी भाजपा को अगर मिल जाती है तो मामला एकदम उलट हो जाएगा। यानी 28 सीटों में से 12 भाजपा को और 15 कांग्रेस को मिलती है तो भाजपा की सीटों की संख्या हो जाएगी 54 से 60 के बीच और कांग्रेस की हो जाएगी 29 से 35 के बीच, जबकि अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें आ सकती हैं। लेकिन ये 28 सीटें यदि कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा जाती है तब भाजपा को 27 से 33 सीटें ही मिलेगी और कांग्रेस को ऐसी स्थिति में 56 से 62 सीटें मिल सकती है और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती है। ये वो सीटें हैं जो अलग अलग 5 संभागों से हैं। इनके बारे में क्या जानकारी आपके पास? पवन जी, जो मुझे ये जानकारी मिली है, जो 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, उनमें करीब करीब 60-62 सीटों पे स्थिति एकदम साफ क्लियर है। उसमें जो सूचनाएं हैं हमारे पास उसके हिसाब से लगभग 35-36 सीटें बीजेपी की क्लियर है और लगभग 25-26 सीटें कांग्रेस के क्लियर हैं। अब जो 28 सीटें फंसी हुई बता रहे हैं उनमें यदि भाजपा 40% भी लेकर आती है, मिनिमम 12 सीट, तो आसानी से उसकी सरकार बनती दिख रही है। बिल्कुल। और कांग्रेस की यदि की सरकार कांग्रेस को बनानी है तो 28 में से अधिकांश सीटें, मिनिमम 25 सीटें उनको जीतनी होगी, तब कहीं जाकर उसकी सरकार बनेगी। तो इस हिसाब से तो कहीं सरकार बनते नजर नहीं आ रही है। 10 के 10 एग्जिट पोल गलत साबित हो जा रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो विभिन्न सर्वे ने जो दिखाया है उसमें जो आपका जो दोनों पार्टियों को जो वोट शेयर है वो भी इसी को दर्शा रहे हैं। अब मैं आपको स्क्रीन में 28 सीटों की जानकारी दे रहा हूँ। 5 संभागों की ऐसी कौन सी वो सीटें हैं जो 3 दिसंबर तक राजनीतिक पंडितों की और खासकर प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ाकर रखी हुई हैं। ये 28 सीटें हैं। सरगुजा संभाग की 6 सीट, भरतपुर, सोनहत, प्रेमनगर, लुंड्रा, लैलूंगा, कुनकुरी, जबकि बिलासपुर की 10 सीटें हैं। रामपुर, पाली, तानाखार, कोटा, बिलासपुर, बेलतरा, अकलतरा, जांजगीर चांपा, चंद्रपुर, जयजयपुर और पामगढ़। इसके अलावा रायपुर की 8 सीटें हैं। सरायपाली, महासमुंद, बिलाईगढ़, बलौदा बाजार, भाटापारा, रायपुर उत्तर, अभनपुर, धमतरी। इसी तरह दुर्ग की 4 सीटें, गुंडरदेही, भिलाई नगर, साजा, मोहला मानपुर। ये वो सीटें हैं जहां पेच अटका हुआ है, जबकि बस्तर की कोंटा एकमात्र सीट है जहां कुछ समझ नहीं आ रहा है कि स्थिति किसके पक्ष में जा सकती है। कवासी लखमा यहाँ से 5 बार निर्वाचित होकर आ चुके हैं, यहाँ मामला अटका हुआ। इस तरह से 5 संभागों की 28 सीटें हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे थे। इस बारे में हमारे पास जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो जानकारी आपने हमसे साझा की, मैं ऐसी कुछ सीटों के बारे में बात करूँगा, जैसे कि रायपुर उत्तर में जहाँ पर मामला त्रिकोणी होकर फंसा हुआ है। अजीत कुकरेजा वहां पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? रायपुर उत्तर की जो सीट इस कारण फंसी हुई है कि वहाँ ट्रायंगुलर फाइट है जी। कांग्रेस के जो कुलदीप जुनेजा हैं, भाजपा के जो पुरेंद्र मिश्रा हैं और निर्दलीय सिंधी समाज से अजीत कुकरेजा, और वो एक जगत करके खड़ी हुई है जो निर्दलीय भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही निर्दलीय के बागी बन के हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही वहाँ बागी उम्मीदवार खड़े हैं, इस कारण वो सीट फंसी हुई नजर आ रही है। जी, मैं भिलाई की बात करूंगा जहां कद्दावर मंत्री रहे प्रेम प्रकाश पांडे, यहां इनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। देवेंद्र यादव से पिछली बार करीब 2800 वोटों से वो मामूली अंतर से हारे थे। इस बार मामला भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस भी मांग के चल रही कि फंसा हुआ है। ऐसी कुछ और सीटें हैं मैं जिस पे चर्चा करना चाहूँगा। साजा है, दुर्ग संभाग की और भी सीटें, गुंडरदेही है, कवर्धा भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में मांग के चल रही है। हालांकि दावे अपने अपने होते हैं। मोहला मानपुर जहाँ से संजीव शाह लड़ रहे हैं, ये सीटें फंसी बताई जा रही है। ऐसी परिस्थिति में आप
कितने नंबर देना चाहेंगे? इन 28 सीटों में कितनी सीटें मिल सकती है भाजपा को इन 28 सीटों में? मेरा अपना अनुमान है कि कम से कम 10 और अधिकतम 14 से 15 सीटें भाजपा के पक्ष में जा सकती हैं। जी, तो कुल मिला के स्थितियाँ जो भी फंसी हुई यहाँ देखी जा रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी सर्वे कंपनियाँ आई, जितने भी एग्जिट पोल में दावे किए गए, वो ज़्यादातर 17 नवंबर के लिए किए गए, 70 सीटों के लिए किए गए। जो 20 सीटों का मामला था, जिसे लेकर कांग्रेस भी मांग के चल रही थी कि उसके पक्ष में स्थिति नहीं है, यही कारण रहा कि 7 नवंबर को जब प्रथम चरण के 20 सीटों के चुनाव हुए, तो उसके 5 दिन बाद अचानक दिवाली वाले दिन सीएम भूपेश बघेल को गृह लक्ष्मी योजना लानी पड़ी। 15,000 महिलाओं को हर साल देंगे, इतनी बड़ी योजना जिससे कांग्रेस की ऑफिशियल टीम ने घोषित नहीं किया, सीएम भूपेश बघेल की ओर से घोषणा की गई। वो भी मांग के चल रहे थे कि मामला यहाँ बुरी तरह फंस चुका है। और ये जो सर्वे हो रहे हैं, इसमें दावा किया जा रहा है कि हमने लोगों से बातचीत की, सीमित दायरे में जो भी जिस तरह की बातचीत होती है, अनिल जी आप जानते हैं अच्छी तरह से, आप ऐसी टीम में काम कर चुके हैं। 2 चरणों के लिए जो भी है चुनाव हुए, 20 और 70 सीटों के लिए, आपका क्या कहना है कि ये सर्वे वहां फिट बैठ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे हैं। दोनों जो जितने भी सर्वे दिखाए गए हैं वो पूरे 90 के 90 एक साथ दिखाए गए हैं। जबकि फर्स्ट फेज में जो 20 सीटों का जो मतदान हुआ था उसमें, और कल जो रिजल्ट आए हैं उसमें भी साफ दिख रहा है कि पहले 20 जो सीटों पे मतदान हुआ उसमें भाजपा का पलड़ा बहुत भारी है। एक तरह से मैं मानूंगा कि भाजपा 12 से 14 तक सीटें जीत रही हैं। कांग्रेस अधिकतम 8 से 10 सीट ही जीत सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जीत सकती। सेकंड फेज में जो 70 सीटों पर मतदान हुआ है, यदि कांग्रेस की बहुमत आ रही है तो ये माना जाएगा कि 70 में से 40 सीट कांग्रेस जीत रही है, तभी उसको बहुमत के नज़दीक पहुंच रही है वो। और मुझे 70 सीटों के चुनाव में ऐसा होता नहीं दिख रहा है जी कि 40 की 40 सीटें कांग्रेस के पक्ष में चली जाए और 30 सीटों पे बाकी जो दल हैं और भाजपा उसमें बटे। ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता है आकलन। ये आपको गहराई से समझना होगा कि आखिर एग्जिट पोल होते क्या है और ये किस तरह से रिजल्ट में परिवर्तित होते हैं। दरअसल एग्जिट पोल एक रैंडम सर्वे होता है, लोगों से बातचीत की जाती है। अगर लोगों का मूड कुछ रहे और बोले कुछ, तब तो रिजल्ट वही आएगा जो लोग बता रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल जो कहते हैं, जिस तरह की तकनीकी टीम काम करती है, लगभग रिजल्ट वही होते हैं। लेकिन इससे अलग ज़मीनी सच्चाई यह है कि जो ग्राउंड पर काम किया जाता है, जो समझने की कोशिश की जाती है। एग्जिट पोल की टीम के कुछ लोगों से हमने बात की तो उन्होंने साझा को भी संदेह के दायरे में रखा है, जबकि साझा में भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेते नजर आ रही है। लेकिन हमने जो 28 जो सूची दी उसमें भी हमने साझा को संदेह के दायरे में रखा है। इस पर जब हमने ग्राउंड पर कुछ काम किया तो पता चला कि माहौल तो ईश्वर साहू जो भारतीय जनता पार्टी के उनके पक्ष में है, लेकिन वो कैंडिडेट के रूप में वो कद और बड़ी पहचान नहीं रखते जैसा रविंद्र चौबे के साथ है, उस परिवार के साथ है। आज जनता भले से कितनी ही जागरूक हो चुकी है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं चेहरा बोलता है। आपका क्या कहना है कि सरकार के कुछ बड़े चेहरे हारेंगे या सारे के सारे मंत्री जीत के आ रहे हैं? जो नेक टू नेक फाइट सारे सर्वों ने दिखाया है, उसमें निश्चित मानकर चलिए पवन जी कि सरकार के बहुत सारे चेहरे इस बार बुरी तरह फंसे हुए हैं। और आश्चर्य नहीं होगा कि इसमें से कई चेहरे चुनाव हार जाएं। तो हैरान परेशान करने वाले कुछ नतीजे आ सकते हैं। कवर्धा से, जहां मोहम्मद अकबर करीब 60,000 वोटों से जीत कर आए थे 2018 में, इस बार यदि वो हार जाते हैं तो ये हार बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। हमने ग्राउंड पर सर्वे किया, मैं खुद मौके पर गया, लोगों से मैंने बातचीत की। वो वीडियो भी आपने देखा कि किस तरह से हमने ग्राउंड पर जो मेहनत की। इस तरह सर्वे टीम नहीं करती, बल्कि वो डेटा कलेक्शन करती है, जानकारियाँ जुटाई जाती है, कुछ 100 वोटरों से बात कर एक नतीजा निकाला जाता है। वो नतीजा लगा तो तीर वरना तुक्का वाला होता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चुनाव परिणाम को समझना नज़रिए या दृष्टिकोण नहीं होता वहाँ, जब तक आप सही चीज़ों मुद्दों को समझेंगे नहीं और ग्राउंड रियलिटी को आप चेक नहीं करेंगे ढंग से, तब तक आप उस परिणाम के नज़दीक आप नहीं पहुँच सकते।
अच्छा, अगर मैं बात करूं कि कुछ बड़े नामों की जैसे चर्चा में सीट रही, पिछले बार हमने पाटन की चर्चा की थी, कुछ और सीटों की हमने बात की थी। आज मैं अगर दुर्ग के बारे में पूछूं कि दुर्ग से अरुण वोरा जो चुनाव लड़ रहे हैं, शायद 6वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, लगातार 2 बार से तो विधायक हैं, वो वहाँ कहीं फंसते या हारते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कारण आपको लग रहा है, जबकि गजेंद्र यादव भी एक नया चेहरा था? बिल्कुल पवन जी, इस बार अरुण वोरा ने पहली बार चुनाव लड़ा है अपने पिता के अनुपस्थिति में। इसके पहले जितने भी चुनाव हुए उनके पूरे चुनाव प्रबंधन वोरा जी खुद देखते थे। और वोरा जी के नेतृत्व में नाराज जो कार्यकर्ता और नेता होते थे पार्टी के, वो भी उसके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। इस बार वो चीज़ें नहीं दिखाई दी हैं। इस बार बोरा गुट के बहुत सारे कार्यकर्ता और इवन जो बोरा एंटी गुट जो माना जाता है वहाँ, है ना, उनके भी लोग इस बार चुनाव में बिल्कुल कहीं सक्रिय नजर नहीं आए। और ये भी जानकारी मिली है कि अरुण वोरा का इस बार का जो चुनाव प्रबंधन था बहुत गड़बड़ था। तो इसके चलते एक हवा सी बनी हुई है कि अरुण वोरा शायद वहाँ पर पिछड़ चुके हैं। ऐसे एक चर्चित नाम है अनुज शर्मा, जिनके लिए दावा किया जा रहा है कि वो धरसीवा से जीत जा रहे हैं। छाया वर्मा वहाँ कांग्रेस की कैंडिडेट है, राज्यसभा की सांसद रही हैं। अनुज शर्मा की जीत को आप कैसे देख पा रहे हैं? वो लगभग मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी की वो जीत रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? आपको अपना क्या आकलन है? नहीं, आपके पास जो सूचना है वही सूचना मेरे पास है कि अनुज शर्मा जीत रहे हैं। और अनुज शर्मा यदि जीत रहे हैं तो वो सिर्फ अपनी लोकप्रियता के कारण वो चुनाव जीतेंगे। रही बात भाजपा की, तो वहाँ उसकी उम्मीदवारी को लेकर जिस तरह से शुरुआत में विरोध हुआ था, तो ये मानकर चलिए कि भाजपा भी वहाँ 2 खेमों में बटी हुई थी। परंतु उसके साथ सबसे बड़ी जो प्लस है अनुज शर्मा की यह है कि उन्होंने विरोध को एक तरफ रखकर उन्होंने पहले दिन से ही जो प्रचार अभियान में जो उन्होंने शुरू किया और जिस तरह से पब्लिक का सपोर्ट मिला उसको, है ना, वो मुझे लगता है कि वो जीत की दहलीज तक वो पहुंच चुके हैं। अब मैं बात करूंगा बिलासपुर की, जहां 3 बार के मंत्री लखीराम अग्रवाल, जिनके पिता थे, जो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के लिए पितामह कहलाते हैं, उनका मामला फंसा हुआ है। शैलेंद्र पांडे जो पिछले बार टीएस बाबा के बेहद करीबी है और वो दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये मामला फंसा हुआ। बिलासपुर के बारे में आपके पास क्या इनपुट है? बिलासपुर के बारे में जो इनपुट है उसमें ज़्यादा संभावना अमर अग्रवाल के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही है। जो एक बड़ा मुद्दा वहाँ चुनाव के दौरान बना कि जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं शैलेश पांडे, उन्होंने एक मुस्लिम बुजुर्ग का पैर धोने का एक जो मामला था, जो ब्राह्मण होकर के वो जो उनका वीडियो जो वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो सर्कुलेट हुआ, वो कहीं न कहीं वहाँ एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और इनको ब्राह्मण समाज सहित हिंदुओं ने बहुत अच्छा नहीं माना है। यही कारण है कि शायद वहाँ पर शैलेश पांडे पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जुदे परिवार के 2 सदस्य चुनाव लड़ रहे थे, चंद्रपुर और कोटा से। इन्हें आप कैसे देख रहे हैं? जबकि हमारी 28 जो सूची है, 28 की सूची में ये 2 सीटें भी हैं, कोटा और चंद्रपुर। जुदे परिवार के परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है? मामला क्यों फंसा, क्या लग रहा है? देखिए, कोटा की सीट आज तक भाजपा कभी नहीं जीत पाई, है ना। उस पर या तो कांग्रेस के लोग पहले जीतते रहे, बाद में 2 टर्म से जोगी कांग्रेस की खाते में गई थी पिछले समय। इस बार भी वहाँ ट्रायंगुलर फाइट है, परंतु कांग्रेस का जो उम्मीदवार है अटल श्रीवास्तव, है ना, वो पैराशूट लैंडिंग है वहाँ उसकी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बिल्कुल मैं तो कहूँ उम्मीद ही नहीं है। वहाँ सीधा फाइट है रेणु जोगी और जुदेव के जो भतीजे हैं उनके बीच। और जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि ये रेणु जोगी का आखिरी चुनाव है। तो शायद सिंपैथी वोट यदि उनके पक्ष में गया होगा तो रेणु भी चुनाव निकाल सकती हैं। और दूसरी सीट आपने जो चंद्रपुर, जहाँ से जुदेव की बहू संयोगिता जी चुनाव लड़ रही हैं, और कांग्रेस ने अपने पुराने उम्मीदवार द्वारका यादव के ही वहाँ से उम्मीदवार के रूप में उतारा है। और ये सीट भी फंसी हुई सीट में से एक है, क्योंकि जुदे परिवार लगातार तीसरी बार यहाँ से मैदान पे है।
परंतु जब भी चुनाव हारे हैं जुदे परिवार एक तरह से उस सीट को लेकर निष्क्रिय हो जाती है, और जब टिकट मिलती है तभी फिर वो वहाँ नजर आते हैं। ये एक शायद पक्ष है जो वहाँ पर जुदे परिवार के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि जिन 90 सीटों के लिए मुकाबला हो रहा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भले से कोई एग्जिट पोल क्लियर कुछ मैंडेट नहीं दे रहा है, कुछ बहुमत उनके तरफ नहीं जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ग्राउंड पर जो वास्तविकता होती है, हमने ज़मीनी काम किया है बरसों तक, दशकों तक। अनिल मिश्रा जैसे वरिष्ठ पत्रकार लगातार काम करते रहे हैं। मैंने खुद ग्राउंड पर कई विधानसभा में जाकर जिस तरह की तैयारियां देखी, जिस तरह के काम को देखा, और एग्जिट पोल की उन टीम से भी बात किया और काम करने के तरीके को भी हमने समझने की कोशिश करी, तो हमें बेहद हैरानी होती है कि कुछ ऐसी सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्लियर जीतते नजर आ रहे हैं, किसी सीट पर कांग्रेस नजर आ रही है तो उसे भी एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा के मतों के रूप में गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे पास अब सीटों की जानकारी भी आ चुकी है, लेकिन जनादेश जो मिला है वो ईवीएम के माध्यम से सामने आएगा, इसीलिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हम एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इसलिए भी दमदारी से अपनी बात को रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास पक्की जानकारी है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने साइलेंट चुपचाप जनादेश दिया है। देश की आधी आबादी क्या करती है वो 3 तारीख को पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़ की कुर्सी किसे नसीब होगी, हम इसे बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अंदर खाने की कुछ जानकारी हमारे पास आ रही है, बेहद पुष्ट जानकारी आ रही है। हमारे अगले वीडियो में आप इंतजार कीजिएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हम बार बार इस बात को इसलिए कहते हैं क्योंकि राजपूत आपका तो जनमंच है, देश और समाज के लिए राजनीति एक मजबूत माध्यम हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।